बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एंटी टेस्ट का जो हमारा नजफ सेशन है इसका लेक्चर नंबर 35 है हमारा। और इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 2 जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन का, उसको हम हाफ़ कंप्लीट कर चुके थे। 2.5 तक हमारा काम हो चुका था। आज हमने कोशिश करनी है कि 2.6 से लेकर 2.10 तक का जो काम MCQs के लेवल का है, एंटी टेस्ट के लेवल का है, वो हम आज कर लें। तो 2.6 के अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो असल में देखा जाए तो वो 4 हैं, जिनमें पहला है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी जो लॉग फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स। फिर हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, और फिर हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक, और फिर उसके बाद इन्वर्स हाइपरबोलिक। तो टोटल जो हमारे इस चैप्टर के 4 टॉपिक्स हैं, इनसे फिर रेलिवेंट हम MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बात। लॉग जो हैं वो असल में अगर उनको देखा जाए तो 3 मुख्तलिफ़ तरह के लॉगरिथम जो हैं उनके डेरिवेटिव्स आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें d/dx, ये मैंने आपसे कहा था d/dx स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोशेंट या डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं इसको आप। तो ये क्या है बेसिकली, अगर आपने लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है log x टू द बेस a, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास आएगा 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, लॉग नेचुरल है जिसे आप कह सकते हैं। ये इसका पहला लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब ये एक बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ x लिखा हुआ हो। अगर x की जगह कुछ और आ गया तो फिर उसका फर्दर डेरिवेटिव भी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ जाता है d/dx ऑफ लॉग ऑफ, बेस तो वही है लेकिन x की जगह पे कोई फंक्शन है f(x). बाद में इसकी एग्जांपल भी दूंगा आपको। तो अब आप अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये होगा 1/, उसी तरह से जिस तरह यहाँ x था तो 1/x था, यहाँ f(x) है तो 1/f(x) होगा, फिर नेचुरल लॉग ऑफ a होगा। फर्दर जिस तरह ये x है तो इधर x का मज़ीद डेरिवेटिव 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ f(x) है तो यहाँ हमें f(x) का फर्दर डेरिवेटिव f' मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इनके साथ एक एक एग्जांपल भी यहाँ कोट करता जाता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हों। बल्कि दरमियान में एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेते हैं पार्टीशन के लिए, ताकि इस लाइन से इधर आपके लिए एक एक एग्जांपल जो है वो लिखी जाए। यानी जी यहाँ ऊपर मैं एग्जांपल्स की हेडिंग देता हूँ ताकि उधर हम फार्मूला पढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ इसकी जो एग्जांपल्स है वो भी हम साथ साथ करते जाएंगे। तो एग्जांपल्स में अगर पहले वाले की बात करें तो मैं कहता हूँ d/dx ऑफ log x टू द बेस, लेट्स से हम कहते हैं 3 बेस, तो इसका आंसर क्या होगा 1/x log नेचुरल 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैं कहता हूँ d/dx ऑफ, अब कोई फंक्शन लेता हूँ मैं, log कोई भी बेस ले लें 3, 4, 5, कुछ भी बेस ले सकते हैं। बेस 10 लेंगे तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कह देते हैं, बेस e लें तो उसको हम नेचुरल लॉग है, तो कोई और भी बेस ले सकते हैं। तो जनरली हम कहते हैं लेट्स से इसकी बेस 5 है और फंक्शन जो है वो x की बजाय मैं करता हूँ sin ऑफ x। अब डेरिवेटिव क्या होगा देखें, ये जो sin x है, जिस तरह वहाँ x था तो 1/x हुआ, sin x होगा तो क्या होगा 1/sin x, और 5 बेस का मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ 5, और आगे आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे आप इस f' को यहाँ भी लिख सकते हैं f'(x), तो बिल्कुल इसी तरह से, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है तो फंक्शन साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos। तो ये अगर cos और साइन अलग कर लें तो कॉड भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम पर्टिकुलरली बेस यूज़ करते हैं e बेस जो होती है, आप जानते हैं कि e बेस वाले लॉग को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, यानी लॉग नेचुरल, तो log x टू द बेस e। और इसी लॉग को हम अपनी आसानी के लिए बजाय log लिखने के ln से भी लिखते हैं। ln ऑफ x का मतलब है log नेचुरल ऑफ x। अब क्या होगा, अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर ये फार्मूला अप्लाई किया जाए तो यूँ होना था 1/x और आगे log ऑफ बेस कितनी है इसकी e, और log e 1 के इक्वल होता है। तो अगर log e 1 होगा तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका आंसर क्या आएगा 1/x। तो आपके जो कोर्स है उसमें ज़्यादा जो फंक्शंस यूज़ होते हैं लॉग वाले, वो नेचुरल लॉग वाले होते हैं। तो ये वाला 1-2 एग्जांपल्स में है और इसलिए आपको ये याद भी नहीं होता, तो इसको ख़ास तौर पे तैयार करें। ये चूँकि आपकी प्रैक्टिस में नहीं होता। एक्सरसाइज के अंदर जो लॉग जितने भी नज़र आएंगे वो ई वाले होंगे, ई बेस वाले, नेचुरल लॉग होंगे।
जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे कुछ लॉगरिथम जो हैं वो अदर देन ई बेस वाले हैं, 10 बेस या कोई और बेस हो सकती है। अच्छा, अब आखिरी वाले की भी एग्जांपल कोट कर लेते हैं, लॉग नेचुरल की भी। तो मैं कहता हूँ d/dx ऑफ, अगर हम कहते हैं कि ये तो जनरल रूल मैंने लिखा ना, ये बेसिक रूल है। जनरल रूल अगर मैं लिखूँ तो जनरल रूल यूँ होगा, यानी अगर आप कहते हैं कि ई बेस वाला लॉगरिथम है d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ x² + 1, ये ले लिया हमने। तो अगर तो x होगा तो 1/x और x का मज़ीद डेरिवेटिव क्या होगा 1। लेकिन अगर जनरल कोई लॉग लेते हैं, इसको भी आप फंक्शन की फॉर्म में लिख लें पहले। अगर मैं कहता हूँ x की जगह कोई फंक्शन आ गया तो फिर होगा ये उसी तरह रूल तो वही होगा, 1 ही होगा। जिस तरह ये x 1/x था तो f(x) के लिए क्या होगा 1/f(x). लेकिन जिस तरह वहाँ x का मज़ीद डेरिवेटिव 1 था, यहाँ फंक्शन का मज़ीद डेरिवेटिव क्या होगा f(x). तो इसकी मैं एग्जांपल कोड करता हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने। एग्जांपल में जो मैंने पहले लिखा था वही लिखता हूँ, d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ, आप कह लें कि जैसे x² + 1 है। तो अब मैंने क्या बताया रूल आपको, एक बार तो log x का 1 होगा, तो अगर f(x) है तो 1/f(x) करें क्या होगा 1/f(x), और f(x) किसके बराबर है, f(x) बराबर x² + 1 के। और आगे क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी आप इस 1 की जगह पे जो f'(x) है यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, नीचे फंक्शन आएगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है x² का 2x और 1 का 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि ये सारे के सारे थे लॉगरिथमिक फंक्शन के केसेस। इसके अलावा कोई और केस आपके इस कोर्स में नहीं है। इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। अब हम आते हैं किसके ऊपर, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर। एक बात आप याद रखें, मैंने चैप्टर 1 में आपको बताया था, बड़ी टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं वो लॉग फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शंस हैं, और जो लॉग फंक्शंस हैं वो एक्सपोनेंशियल्स के इन्वर्स हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ये देखें, ये बड़ी अहम बात, और ये बात इटसेल्फ भी आपके MCQs में आ सकती है। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है f(x) और ये है log x⁴ a, तो अगर मैं इसका इन्वर्स लिखूँ आपके सामने तो ये होगा a/x, यानी ये इन्वर्स होगा जैसे इसका a/x। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये फंक्शन होगा तो वो इसका इन्वर्स होगा। इसी तरह अगर हम, ये तो a बेस वाला लॉग था ना, अगर हम लॉग नेचुरल की बात करते हैं जिसको हम log x⁴e या ln(x) कहते हैं, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो होगा जस्ट ये e/x। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ हेडिंग लिखूँ डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मैं ये भी हेडिंग दे सकता हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको रेज कर लेते हैं, यूँ कह सकते हैं आप, और डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स लॉगरिथमिक फंक्शंस, इन्वर्स लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो ये मैंने अभी आपको बात क्लियर कर दी है कि असल में जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर द इन्वर्स लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसी तरह जो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं वो इन्वर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। तो हम ये अगर लिखना शुरू करें तो सबसे पहले मैं इसका इन्वर्स लिखता हूँ log x⁴, उन्हीं सारों को मैं यहाँ इन्वर्स लिखूँगा आपके सामने। तो पहला जो इन्वर्स बन सकता है हमारे पास वो है नंबर 1 पे देखें, नंबर 1 पे हम इन्वर्स लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ a⁴x, यानी इसका इन्वर्स a/x। तो a/x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा a/x log नेचुरल ऑफ a, और ये बेसिक फार्मूला है। x का मज़ीद क्या हो जाएगा 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरे का इन्वर्स लिखें, इसका इन्वर्स, तो ये होगा d/dx ऑफ a/x की जगह आ जाएगा a की पावर में कोई भी फंक्शन, तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो होगा a/x। उसी तरह से a/f(x) होगा, साथ नेचुरल लॉग ऑफ a होगा जिस तरह वो है, सिर्फ फर्दर यहाँ फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लिखना पड़ेगा। वहाँ x फंक्शन था तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमें। अब इसका इन्वर्स लिखते हैं तीसरे वाले का, तो थर्ड वाले का इन्वर्स हमारे पास आएगा d/dx ऑफ e/x। e/x का डेरिवेटिव e/x ही होता है, ये सबसे स्मूथ फंक्शन है डेरिवेटिव्स के लिए। और फोर्थ नंबर पे हम अगर इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखें,
यानी इसका इन्वर्स लिखें अगर, तो ये बनेगा हमारे पास ई पार एनी अदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा आपके पास ई पार एफ ऑफ एक्स। उसी तरह जिस तरह यहाँ एक्स का मज़ीद 1 था तो यहाँ एफ एक्स का होगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 रिजल्ट्स लिखे हैं एक्सपोनेंशियल के हमने। अब इन्हीं के साथ इन चारों की एक एक एग्जांपल मैं कोड करता हूँ ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। तो ये पार्टीशन ही बना लेते हैं यहाँ, तो एग्जांपल कोड करते हैं ताकि ये सारी बातें आपको क्लियर हों। पहले वाले की एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ आपको, ऊपर हेडिंग बना लेते हैं एग्जांपल्स की। पहले वाले की एग्जांपल हम यूँ बना लेते हैं, जैसे आपके पास आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से 3 पार एक्स, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा वो इस रूल के मुताबिक होगा 3 पार एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3। इसकी बात करें तो पावर में कोई भी फंक्शन ले लेते हैं जिसका आप आसानी से बात इसके लिए समझ सके। तो मैं कहता हूँ कि एक ही जगह बेस कर लेते हैं इसकी, लेट से 3 बेस, और पावर में लिख देते हैं साइन एक्स एक फंक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा 3 पावर एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन, साथ लॉग ऑफ बेस, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का क्या डेरिवेटिव होता है कॉस। इसकी तरफ आते हैं, इसकी एग्जांपल चलो ई एक्स, तो ई एक्स ही है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं आखिरी वाले की। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं कहता हूँ कि ई की पावर में लिखा हुआ आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, जो डेरिवेटिव आएगा वो एक बार तो यही आएगा जिस तरह ये आपके सामने है, ई पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, और साथ आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर का 2x हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर का 2x होगा तो 2x का क्या बनेगा 2, और 1 का 0। तो ये आ गया हमारे पास इसकी एग्जांपल भी। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों के मैंने फार्मूले भी लिख दिए हैं जो पॉसिबल आपके कोर्स में थे, और उनकी एग्जांपल्स भी। तो अब इसके अलावा कुछ पास पेपर से या जो एंटी टेस्ट के MCQs हैं, एक दो वो डिस्कस करते हैं ताकि टॉपिक कंप्लीट हो, फिर हम चलेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ। अच्छा जी, ये 3 मैंने लिखे हैं आप लोगों के सामने MCQs, ताकि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको हम किसी तरह अप्लाई करना भी सीख लें। और ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बड़े अच्छे MCQs हैं, और इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए पार एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए पार एक्स है। अब लॉजिकली आप याद रखा करें, जब भी पेपर में कोई भी MCQ आता है, स्पेशली अगर डेरिवेटिव का कोई MCQ आता है, तो ये याद रखें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो बच्चों का फीडबैक पिछले कुछ अरसे से जब से हमें टेस्ट पढ़ा रहे हैं तब से हमें मिलता है, वो यही मिलता है कि बज़ाहिर डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन देखने में मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको अटैम्प्ट किया जाए तो उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने से वो क्वेश्चन आसान हो जाता है हमारे लिए। अब अगर इसको एट फर्स्ट साइड देखें तो ये हमें लगा जैसे लॉग वाला क्वेश्चन है, पहले 1 ओवर होगा, फिर आगे डेरिवेटिव होगा एंड सो ऑन। अच्छा जी, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे कर लेते हैं इसको हम, आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होती हैं लॉगरिथम की, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के मुताबिक लॉग ए पावर एक्स जो है, ये जो x है ये पावर से चला जाएगा पीछे मल्टीपल्स की फॉर्म में, और ये यूँ हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो डेरिवेटिव है वो असल में इसका डेरिवेटिव है। तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो वो इनफैक्ट इसका डेरिवेटिव होगा, और इसमें लॉग एक कांस्टेंट है और साथ वेरिएबल कौन सा है x। तो कांस्टेंट आप जानते हैं डेरिवेटिव से बाहर रहता है, तो लॉग ए बाहर निकल जाएगा और पीछे x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। तो अल्टीमेट जो आंसर बनेगा वो लॉग ऑफ a बनेगा। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि स्टूडेंट्स आमतौर पे पिक नहीं कर पा रहे होते। अब हम आते हैं इस तरफ। फिर वही बात आती है कि डेरिवेटिव जब भी आप फाइंड करें, थोड़ा सा फंक्शन को ऑब्जर्व करके देखें कि क्या कोई सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली ये लगता यही है कि सिम्प्लिफिकेशन हमें मिल जाती है, जो बच्चों का फीडबैक आज तक रहा है। तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी थोड़ा सा अगर आप उसमें सेंस यूज़ करें, अपना विजन यूज़ करें, तो आपको आसान मिलता है क्वेश्चन। अब ये लिखा है ई पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल के रूल से देखें तो हम जानते हैं, जो आज हमने पढ़े हैं रूल, कि पहले यही आएगा, फिर आगे इसका फर्दर क्या होगा डेरिवेटिव। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन ही, थोड़ा इसमें गौर करें अगर, तो फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था चैप्टर 13 के अंदर कि साइन इनवर्स जब भी अपनी को रेशो कॉज इनवर्स में ऐड होता है इनवर्स फंक्शंस में, तो इसका आंसर हमेशा π/2 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर लिखी हुई है, ये असल में जो वेरिएबल नज़र आ रहा है वो असल में एक कांस्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये इसका मतलब है ये डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है e पावर π/2 का। अब ये भी नहीं करना कि e पावर π/2 लिखें और फिर आगे कुछ और लिख दें। e कांस्टेंट है 2.71, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है। आइलर्स कांस्टेंट है, एक इर्रेशनल नंबर है, और π/2 भी कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा एक कांस्टेंट बन गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज क्या होता है 0, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर इस ऑप्शन को गौर से देख रहे होते हैं, शायद इसमें हमें इसका आंसर मिल रहा है, हालांकि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 0। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
इसी तरह का मैंने एक लॉग वाला हो गया, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, इसी तरह एक फिर लॉग वाला लिखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है लॉग एक्स क्यूब और फिर बेस क्या है इसकी एक्स है। तो यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये हो रहे थे कि जितने भी मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं, जो आपके कोर्स में लिखे हैं वो होते हैं, उनमें बेस आपके पास एक कांस्टेंट होता है और मोस्टली बेस ई वाले या कोई और 2, 3 या 10 बेस वाले क्वेश्चन नज़र आएंगे आपको। यहाँ बेस लिखी है वेरिएबल। इस क्वेश्चन का आंसर उस वक्त आप करने के काबिल होंगे जब आपको लॉग का असल थीम पता हो। तो बड़ी मैं अहम बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ अगर आप लॉग का रूल लगाएं तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमने रूल पढ़े हैं उसमें बेस कांस्टेंट होती है। तो अगर इसको आप लॉग के प्रॉपर मेथड से करें, जो प्रॉपर वे होता है, तो मैं आपको बताऊँ 10th क्लास में एक लॉग का 4th लॉ हुआ करता था, जिसमें यह था कि अगर 2 लॉग डिवाइड हो रहे हों सेम बेसिस के साथ, कोई भी बेस सेम रख लें उसकी, तो यहाँ अगर लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है y, आर्गूमेंट इसका बेस मैंने सेम रखी है, कोई भी रख सकते हैं। अगर बेस मेंशन ना हो तो हम कॉमन लॉगरिथम log 10 कहते हैं उसको। तो आप ई बेस ले लें या कोई भी बेस ले लें, आप कोई इशू नहीं है। तो इसका अगर डिवाइड होंगे तो ये 1 log बन जाया करता था। ऊपर वाला जो आर्गूमेंट है वो यहाँ था और नीचे वाला जो आर्गूमेंट है वो बेस बन जाया करता था। इसका मतलब 1 log को 2 log में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह अगर ये देखें, हम असल में जिस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो ये बेस है। हम जब तक इस बेस को कांस्टेंट नहीं बनाएंगे हमारा आंसर नहीं मिलेगा हमें। तो आप क्या करेंगे, ये इसका आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि अगर आप इसको लिखना चाहें, ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि log एक्स क्यूब और बेस एक्स, इसको अगर 2 log में कन्वर्ट करें तो ये लिखा जा सकता है, ऊपर आएगा log ई एक्स क्यूब, log ई को आप समझते हैं कि नेचुरल log भी लिख सकते हैं हम, और नीचे आएगा log ई एक्स। तो अब ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं, चूँकि नेचुरल log है ना, तो इसको आप नेचुरल log ऑफ एक्स क्यूब लिख दें और इसको नेचुरल log ऑफ एक्स लिख दें। इसका एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ऐसे लिख लूँगा तो फिर मुझे ऊपर नीचे 2 log है, मुझे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। और उससे भी आसानी हमें क्या मिल रही है कि अगर ये एक्स क्यूब है तो log के रूल से ये क्यूब पीछे चला जाएगा। ये जब पीछे जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो फिर सिर्फ क्या बच जाना है, ये सिर्फ 3 बच जाना है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो वेरिएबल टर्म नज़र आ रही है, ये असल में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, यानी ये कांस्टेंट है असल में। तो ये अब आप सोच रहे होंगे कैसे किया। मैंने इसका बाकायदा आपको 10th क्लास से रिजेंबलेंस करवा 9th क्लास से रिजेंबलेंस करवा के लॉ का जो 4th लॉ हुआ करता था उसके थ्रू मैंने ये बताया कि ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ ये बनता है। अब अगर ये समझ गए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा मैं आपको इसका एक और भी हल बता देता हूँ। अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है, ये भी आपको कंफ्यूज कर रहा है अगर, तो इससे भी आसान इसका मैं एक हल आपको बताता हूँ जो आपको और ज़्यादा आंसर को जल्दी टिक करने में आपकी हेल्प करेगा। वो ये है, चूँकि लॉग का टॉपिक आप पढ़ते हैं 9th क्लास, चैप्टर 3 आपका हुआ करता था 9th क्लास में। अब 9th के बाद आप 10th पढ़ी, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर आप इंटरेस्ट में आए, तो ये 3-4 साल का बीच में गैप आता है, तो आप चीज़ें भूल जाते हैं। और उस वक्त जब आप 9th में लॉग पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स यूजुअली आपको जो डिटेल कंसेप्ट है उसकी तरफ नहीं लेके जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे काम होता है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको लिमिटेड रखते हैं वहाँ तक कि जहाँ तक आपकी सही सॉल्व हो जाए, और आप लोग मेंटली मैच्योर भी नहीं होते कि आपको डीप कंसेप्ट की तरफ ले जाया जाए। यहाँ चलें, अच्छा हो गया कि आप एंटी टेस्ट के अंदर करके लॉग का टॉपिक हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लें। तो यही वाला क्वेश्चन जो है वो इस सारे काम से भी हट के आसानी से आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं इसका, सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर। वो कैसे देखें, मैं आपको बताऊं कि जो लॉग का असल कंसेप्ट है वो पहले समझते हैं ज़रा। असल जो कंसेप्ट है लॉग का वो क्या होता है, देखें, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मुझे लॉग फाइंड करना है 8 का बेस 2 के साथ, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो कुछ लोग मुझे 4 आंसर करेंगे, कुछ हो सकता है 3 आंसर करें, और कुछ और भी आंसर कर सकते हैं। कई लोगों को, मेजॉरिटी को पता ही नहीं होता कि इसका आंसर क्या होगा। वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद विदाउट कैलकुलेटर ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग याद रखा करें, बड़ा सिंपल सा लॉग का कंसेप्ट है। लॉग असल में 2 नंबर्स का रिलेशनशिप बताता है। इस नंबर को जो यहाँ लिखा होता है इसको आर्गूमेंट कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। आपने बताना ये होता है कि ये जो आर्गूमेंट है ये इस बेस की किस पावर से बनता है। बड़ा सिंपल सा हो गया हमारा काम। 8 जो है वो 2 की किस पावर से बनता है, तो डेफिनेटली 3 पावर से बनता है। तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। इसी की अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें, आपको याद होगा, अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ऑपरेट करूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, तो एंटी लॉग ऑपरेट करूँगा, log 2 ख़त्म हो जाएगा, ये जो log है ख़त्म होकर क्या रहेगा यहाँ पे 8। ये जो 2 होता है ये इस तरफ बेस में आ जाएगा। इसे आप 9th क्लास में कहा करते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसे कहा करते थे लॉगरिथमिक फॉर्म, अगर आपको याद हो। अब अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो मुझे बताएं फिर इसका क्या आंसर होगा।
लॉग क्या बताता है कि ये एक्स क्यूब जो है ये इसकी किस पावर से बनता है। तो आप सारे समझते हैं कि एक्स क्यूब जो होता है वो एक्स की पावर 3 से बनता है। तो इसका मतलब है ये लॉग जो नज़र आ रहा है आपको बज़ाहिर ये सारा ये असल में 3 के इक्वल है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब है आपने सिर्फ 3 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। वही 3 जो इस तरह सिंप्लीफाई करके आया था आपके पास यहाँ पे, वही 3 अब आपने डायरेक्ट इस लॉजिक से कर लिया कि ये इसका आंसर है। तो आप मुझे बताएं 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो ये हम टिक कर देंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है ये वाली, इसको उम्मीद है आपको समझ भी आएगी और कोशिश करनी है आप बेटा आप लोगों ने कि इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, चूँकि क्वेश्चन हमने करने थे लेकिन इससे पहले हम फार्मूले वो पढ़ लेते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो ये मैंने लिस्ट तो बना दी है, पहले हम हाइपरबोलिक को डिस्कस करते हैं फिर उनके इनवर्स को। तो सबसे पहले हम बात करें अगर हाइपरबोलिक फंक्शंस की, तो d/dx ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। जिस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसी तरह 6 हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हैं। तो सिंपल फंक्शंस के अंदर आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके अंदर साइन का डेरिवेटिव cos हुआ करता था। यहाँ भी साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x ही होगा, लेकिन वहाँ जो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन था वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ cos का भी डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक x ही होगा। तो मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, स्टार लगाने का मतलब है कि ये एक चेंज आपको नज़र आ रहा है, बाकी पहला डेरिवेटिव उसी तरह से है। अब अगर cos का डेरिवेटिव चेंज हुआ है तो cos का जो रेसिप्रोकल है जिसको हम सीकेंड कहते हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा, उसका भी चेंज होगा। तो इसके बाद अगर मैं वो 2 लिखूँ जो हमने वहाँ पढ़े थे, जैसे हम कहते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक x और इसके साथ इसकी जो को रेशो थी उस वक्त वो थी को सीकेंट हाइपरबोलिक x। तो जिस तरह सीकेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, वहाँ पे हुआ करता था सीकेंट हाइपरबोलिक x सीकेंट x tan x। यहाँ भी स्ट्रक्चर जो है मैग्नीट्यूड वाइज वैसे ही लग रहा है, हमें सीकेंट और tan ही नज़र आ रहे हैं। सिर्फ ये सिंपल फंक्शंस में सीकेंट का डेरिवेटिव पॉजिटिव था, यहाँ ये होगा नेगेटिव। तो ये 2 चेंजेस आती हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। cos का नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है और जो उसका रेसिप्रोकल सीकेंट है उसका पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो इन 2 के अलावा बाकी कोई चेंज नहीं है। कोसीकेंट का वैसा ही है, वहाँ भी माइनस कोसीकेंट x cot x हुआ करता था, यहाँ भी माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक x और cot हाइपरबोलिक x ही होगा। फिर आखिरी जो जो उसका पेयर बन सकता है, चेन बन सकती है, वो tan और cot की है। तो tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव वहाँ भी सीकेंट स्क्वायर था, यहाँ भी सीकेंट स्क्वायर ही होगा, सिर्फ हाइपरबोलिक में होगा। और आखिरी जो है वो cot है आपके पास, cot हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये जो पावर होगी आपने h के ऊपर लिखनी है, इन्वर्स हो या सिंपल हो। तो आपने ऑब्जर्व किया कि तकरीबन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही इनके डेरिवेटिव्स हैं, सिर्फ 2 डेरिवेटिव में चेंज आया है, एक cos और एक cos के रेसिप्रोकल में। अब हम आते हैं इन्वर्स की तरफ। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो लिखने में, ये लिख दिया मैंने। अब साइन हाइपरबोलिक, जिस तरह सिंपल साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव अगर आपको याद हो, हमने आज जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने पढ़ा था कि ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ उस माइनस की जगह आ चुका है प्लस। इसी तरह कुछ में तो चेंजेस आपको प्लस माइनस की लगी, जैसे tan का डेरिवेटिव सिंपल जो इन्वर्स फंक्शंस थे, tan इन्वर्स का हुआ करता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, लेकिन साथ ही ये जो डोमेन की कंडीशन है ये भी आ चुकी है यहाँ पे आपके पास। तो अब आगे चलते हैं। ये जो फार्मूले इन्वर्स वाले हैं, यूजुअली पेपर में जो बच्चों का फीडबैक रहा है, इसका कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह ये फार्मूले लिखे हैं एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं ये। तो हाइपरबोलिक इन्वर्स का आने का चांस कम भी है। एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखें तो 1 या 2 पार्ट इसके लिखे हुए हैं, सिर्फ 2.6 की बात कर रहा हूँ मैं, और वो भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखे हुए हैं। तो इनका आने का चांस रेयर होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ये फार्मूले किसी तरह याद रख लें। मैंने थोड़ा बहुत आपको चेंज बताया है कि सिंपल में यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया। बाकी थोड़े थोड़े फार्मूले जो हैं उनमें जो ऑर्डर है वो बदला है इसका। अब देखें tan और cot का सेम फार्मूला लग रहा है आपको, सिर्फ डोमेन का फ़र्क है, यहाँ mod of x लेस देन 1 है या mod of x ग्रेटर देन 1 है। तो हो सकता है ये फार्मूला दिया हुआ और आपसे वो डोमेन पूछ ले। इसी तरह इन दोनों में देखें x, उधर भी अगर आप सिंपल फंक्शंस की बात करें तकरीबन ऐसा ही डेरिवेटिव हुआ करता है सीकेंड का। अब सिर्फ ये नेगेटिव हुआ है और नेगेटिव होने के साथ साथ इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई 0 से 1 तक, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया तो डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। और कोसीकेंट जो है इसका वहाँ भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव, और 1/x × √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे आपके पास प्लस आ चुका है। और ये साथ इसकी डोमेन है कि सिर्फ x 0 से ग्रेटर रख सकते हैं आप।
तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हमने यहाँ डिस्कस करनी थी। तो फार्मूले सिर्फ आप याद रख लें, कोई टेक्निकल क्वेश्चन आने के चांस नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन ही पेपर में ऐसे आते हैं। 2.6 का काम यहाँ तक हमारा क्लोज होता है। अब हम 2.7 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा 2.7 एक्सरसाइज जो है उसका काम स्टार्ट हो रहा है। इसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सिर्फ हायर डेरिवेटिव्स कहते हैं। हायर डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि अब आपने एक से ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड करना है। यानी पहले आप सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया करते थे, अब आप फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक भी जाएंगे, उससे ऑनवर्ड भी जा सकते हैं हम। तो इसके लिए पहले याद रखिए कि जब हम ये लिखते हैं dy/dx, तो इसका मतलब होता है कि ये असल में d/dx तो हो गया डेरिवेटिव, और y का मतलब है कि फंक्शन है, और फंक्शन के ऊपर एक बार d/dx अप्लाई होगा तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, ये क्या है बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसको कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर इसकी बहुत सारी और नोटेशंस भी हैं। इसको आप dy/dx को आप कैपिटल dy भी लिख सकते हैं। कैपिटल D जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये असल में d/dx होता है। कैपिटल D एक ऑपरेटर है जो क्या होता है असल में d/dx। तो dy का मतलब क्या हुआ? dy/dx। फिर इसी को आप लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x से भी, चूँकि y फंक्शन ऑफ x होता है, तो y का डेरिवेटिव होने का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसी को फिर आप y प्राइम भी लिख सकते हैं, इसी को फिर आप y1 भी लिख सकते हैं, इसी को अगर आप पावर में लिखें तो यूँ भी 1 लिख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास नोटेशंस हैं, और अगर आप चाहें तो इसको dy की जगह df भी लिख सकते हैं। d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। तो ये बहुत सारी नोटेशंस हैं जो आपके कोर्स में सारी तो यूज़ नहीं होती, लेकिन हायर जब आप जाएंगे लेवल पे, BS लेवल पे, तो ये आप सारी यूज़ करेंगे। आपके इस कोर्स में मैक्सिमम ये यूज़ होगी, ये यूज़ होगी, और उसके बाद ये, और जो ये कॉमन पहले वाली जो हमेशा यूज़ होती रही है आपके पास। तो पेज नंबर वैसे मैंने आपसे कहा था 44 पेज है बुक का, पेज नंबर 44। वहाँ पे किस साइंटिस्ट ने कौन सी नोटेशन दी है, उसमें 4 नाम लिखे हुए हैं। आयलर का नाम है, न्यूटन का नाम है, लैग्रांज का नाम है, लेबनीज़ का नाम है। तो dy/dx किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, f/df किसने इंट्रोड्यूस करवाया, f.x किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सारी बातें वहाँ लिखी हैं। तो उनके नेम आपने याद रखने हैं। 4 चूँकि वो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, 4 ही MCQs के ऑप्शन होते हैं, तो चारों नेम चारों ऑप्शन में आ सकते हैं, और कोई एक नोटेशन लिखी होगी, आपने बताना होगा कि कौन सी नोटेशन किस साइंटिस्ट की है। तो बहरहाल ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैंने कहा ना कॉमन ये 3 यूज़ होंगी और ये वाली साथ। अब हम आगे चलते हैं कि अगर एक से ज़्यादा डेरिवेटिव को उसको किस तरह डिनोट करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम डिनोट करते हैं। अगर हम इसको देखें d/d की फॉर्म में, तो एक बार d अप्लाई होने के बाद दोबारा d अप्लाई हो तो d² / dx² बनेगा y के ऊपर। वो जो dy/dx था इसमें ये 1 था, ये भी क्या था 1, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब क्या हो गया ये सेकंड ऑर्डर। इसी को आप लिख सकते हैं y2 भी, इसी को आप लिख सकते हैं y के ऊपर डबल प्राइम लगा के भी, और f के ऊपर भी डबल प्राइम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पावर में लिखें तो पावर में जब लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखना है इसको। इस तरह यहाँ ब्रैकेट में 1, अगर वैसे 1 लिखा हो तो वो पावर होती है, लेकिन ब्रैकेट में 1 लिखा हो तो उसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। और आगे चलते जाएं तो बहुत सारी नोटेशन और भी हैं जो कॉमन यूज़ हो रही हैं, वही सिर्फ मैं लिखता जा रहा हूँ आप लोगों के। इसी तरह जब हम आएंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा d³ / dx³y, यहाँ पे आ जाएगा y3, यहाँ आएगा y', इसी तरह यहाँ f''x आ जाएगा, और y की पावर में क्या आ जाएगा 3, एंड सो ऑन। ये आप किसी भी लेवल तक इसको ले जा सकते हैं। तो अगर हम nth ऑर्डर की बात करें, या इसको हम कहते हैं nth डेरिवेटिव, nth मीन कि कोई भी नंबर इसमें हो सकता है, कोई भी नेचुरल 6, 7, 10th, 20th, 100th, 200th, कोई भी वाले ले सकते हैं। तो ये यूँ हो जाएगा dn/dxny, यहाँ हो जाएगा yn, यहाँ हो जाएगा। इसी तरह जो प्राइम चलते जा रहे हैं इसको n तक ले जाएंगे हम, और चूँकि प्राइम की नोटेशन में आप n जो है उसको मेंशन नहीं करते आमतौर पे, जो रोमन लैंग्वेज है। तो अगर हम पावर में लिखेंगे तो इसी n की जगह आप क्या लगा देंगे ब्रैकेट, और इसको भी हम f(n)(x) कह सकते हैं ब्रैकेट में करके। तो ये कुछ हमारे पास नोटेशन हैं जो nth डेरिवेटिव के लिए पर्टिकुलरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इनके क्वेश्चंस किस तरह से आपके पेपर में आ सकते हैं। एक बात तो याद रखें, इसमें नया कोई काम नहीं है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप इसके साथ ये लिख सकते हैं कि ये असल में रिवीजन है। ये रिवीजन किस चीज़ की? आपकी रिवीजन है एक्सरसाइज 2.3 से लेकर 2.6 तक की।
यानी 2.7 एक्सरसाइज जो है वो रिवीजन है, इसमें डेरिवेटिव मोर देन 1 आपने फाइंड करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन इसमें कुछ आपको मिलेंगे 2.3 वाले फंक्शंस अलजेब्रिक, 2.4 वाले एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट और चेन रूल वाले, 2.5 वाले यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और 2.6 वाले यानी एक्सपोनेंशियल और लॉग और इनवर्स वाले जो सारे थे। तो इसका मतलब है ये 2.3 से 6 तक का जो काम है उसकी रिवीजन करने के लिए ये एक्सरसाइज 2.7 रखी गई है। इसलिए इसमें कोई नई चीज़ तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नई चीज़ क्या पढ़ रहे हैं कि डेरिवेटिव एक से ज़्यादा दफ़ा फाइंड करना है। तो मैं कुछ आपको छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ जो अगर आपके उनके डेरिवेटिव मोर देन 1 टाइम पूछ जाए तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल दूँ आपको साइन की। देखें साइन ऑफ एक्स अगर मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू, ये पहली एग्जांपल हम कोट करते हैं, y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। आपसे कहा जाता है कि इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करें। आप जानते हैं साइन का पहला क्या होता है, कॉज। दूसरा फाइंड करें कॉज का, फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तीसरा फाइंड करें तो फिर क्या हो जाएगा, कॉज। और फोर्थ फाइंड करें तो फिर क्या हो जाएगा, कॉज का साइन। तो अब आप एक बात ऑब्ज़र्व करें कि जो y था हमारा वही y4 बन गया। इसका मतलब फंक्शन जो है साइन ये 4 डेरिवेटिव्स पे जाके रिपीट हो गया है। तो ये 4 पे रिपीट हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसका बिहेवियर पीरियोडिक हो गया है डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट से। अब मुझे पता लग गया कि जब मैं y5 फाइंड करूंगा तो y5 जो होगा क्या बनेगा, यहाँ से साइन का हो जाएगा कॉज, और वो असल में y1 के बराबर है। तो y5 किसके बराबर आ गया, y1 के। इसी तरह अगर मैं y6 फाइंड करूंगा तो वो किसके इक्वल हो गया, y2 के। तो यहाँ से हमें एक बात का पता लगा है कि अगर हम इसको पीरियोडिक बिहेवियर कहते हैं तो ये असल में 4 पीरियड वाला फंक्शन बन गया, जिसका पीरियड कितना हो गया, 4। अब अगर मुझे लेट से फाइंड करना है इसका 17th डेरिवेटिव, तो मुझे पता है 4 का टेबल अगर हम देखें तो 17 के करीब 4 का टेबल जाता है कहाँ तक, 16 तक। तो 16 तक टेबल चला जाएगा, आगे 1 रिमाइंडर आएगा। तो y17 किसके बराबर होगा, y1 के। अब अगर y sin x के बराबर हो और मुझसे को पूछे कि बताएं इसका 101th डेरिवेटिव क्या होगा sin x का, तो मुझे पता है ये 101 वैसे तो कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं कि आप इसको आपके 2-3 घंटे लग जाने ये सारा कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर आपको ये लॉजिक पता हो कि आपके पास ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड 4 है, तो 101 को 4 पे डिवाइड करें, 4 का टेबल जाता है 100 तक, तो ये y101 का एक रिमाइंडर आएगा 4 पे डिवाइड करके, तो ये y1 के बराबर होगा। अगर मुझे फाइंड करना पड़ा है y99, तो 99 को 4 पे डिवाइड करें, 96 तक टेबल जाएगा, 3 बच जाएगा, ये y3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है ये जो पीरियोडिक बिहेवियर है उसको यूटिलाइज़ करके ये काम कर सकते हैं। जितने भी डेरिवेटिव आपने एक से ज़्यादा फाइंड करने हैं वो इस तरह कर सकते हैं। फिर फर्दर मोर एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर बार ये sin x ही लिखा हुआ है, बाज़ दफ़ा इसके एंगल में कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर कुछ और होने से मुराद ये है कि कोई मल्टीपल निकल आए तो उसको कैसे आपने डील करना है वो भी देख लें। मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर लिखा हुआ आता है y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b। अब आप जानते हैं जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या बनना है, cos ax प्लस b, और फिर ax का a आ जाएगा और b का 0। तो जो a आपके पास है ये कांस्टेंट जो है कहाँ से आया, ये ax का a डेरिवेटिव बना है। तो मैं तरतीब से लिखूँ तो a इंटू कॉज ax प्लस b, यानी एक डेरिवेटिव लिया है तो एक की पार आई है। तो अब अगर वही बात है मुझे करते करते इसके डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ने, लेट से मुझे इसके 10 डेरिवेटिव फाइंड करने, तो मुझे इतना पता है कि a कितनी बार आ जाएंगे, 10। 1 पे एक बार a बार है, दोबारा लेंगे एक और आएगा, 10th जब डेरिवेटिव होगा तो a पार 10 बार आ जाएगी आपके पास। अंदर क्या आएगा, अब वही जो ये लॉजिक आपको बताइए कि 10 को 4 पे डिवाइड करें, क्योंकि 4 इसका पीरियड है, तो 10 को 4 पे डिवाइड करें, 2 रिमाइंडर आता है, तो ये आगे इक्वल होगा y2 के। y2 का मतलब क्या, जैसे साइन का काज है तो काज का फिर क्या होना है, माइनस साइन, तो आगे आएगा माइनस साइन ax प्लस b। तो इस तरह आप ये भी इस तरह डील कर सकते हैं। अब ये लिखने के बाद आगे चलते हैं, हम कुछ और 1-2 फंक्शंस लिखता हूँ आपके सामने जिनको हम इस तरह से जनरलाइज आसानी से कर लें। तो जनरलाइज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं का पेपर में आने का चांस भी आपके पास ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ कुछ 2-3 एग्जांपल्स और। एक हम और कर लेते हैं एग्जांपल जिसमें हम बनाते हैं y इज़ इक्वल टू ई पार ax। आप जानते हैं अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, e पार ax और ax का a। फिर अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, e पार ax
एक और ए आएगा जो क्या बना देगा इसको ए स्क्वायर। हर बार आना तो यही है ना, और साथ ए जो होगा क्वेश्चन वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते करते जब इसको हम कहते हैं लेट से मैंने y 100 फाइंड करना है, तो मुझे पता है कि ई पार ए एक्स उसी तरह रहेगा, ए की पार में क्या आ जाएगा 100। और जनरलाइज करें इसको अगर हम, तो हम कहते हैं मैंने y इज़ इक्वल टू ए पार एक्स फाइंड करना है। ई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चूँकि आइलर्स कांस्टेंट है अप्रॉक्सीमेटली 2.71 होती है। तो ई की जगह कोई भी कांस्टेंट आ जाए 2, 3, 4, तो ये रूल थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा उसी पैटर्न पे। अब आप जानते हैं इसका पहला डेरिवेटिव हुआ करता था ए पार एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। वहाँ जो नेचुरल लॉग ऑफ ई था, चूँकि नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, वो लिखते नहीं हैं वहाँ पे, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ चूँकि ई नहीं है ए है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। एक डेरिवेटिव लिया आपने तो एक लॉग ए आपके सामने आया है। जब आप दूसरी बार डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि लॉग ए कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें। डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होता है, तो लॉग ए बाहर ही रहेगा। जब आप दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए पार एक्स फिर लॉग ए आएगा, तो लॉग ए इंटू लॉग ए ये हो गया लॉग ए का स्क्वायर। अब आप समझ गए हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव में log a की 1 पार आई है, सेकंड में 2 पार आ गई है। जब मैं जनरलाइज करता हूँ, मुझे अगर 10th डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये होगा log a पार 10 इंटू ए पार x। दो केस ही हो गए। एक हम और केस लिख लेते हैं जिसमें हम नेचुरल log ऑफ x को भी देख लें, फिर उसके बाद हम और भी जो फर्दर कैटेगरीज वो भी बना सकते हैं। तो ये आखिरी केस जनरलाइज करने का लिखता हूँ मैं, y इज़ इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x। इसके डेरिवेटिव को जनरलाइज करना सीखते हैं। इसका पहला डेरिवेटिव आप लें तो आप जानते हैं क्या होता है 1/x। और फर्दर मोर अगर इसको हम यूँ लिख लें अपनी आसानी के लिए, तो जो इसका दूसरा डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, माइनस शुरू में लाएं, एक पावर कम कर दें। इसका जो तीसरा डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, -1 पहले से था, अब -2 शुरू में आएगा। ये पावर रूल से हम करते जा रहे हैं इसको। तो मैंने ये 3-4 डेरिवेटिव लिखे हैं। इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको जनरलाइज कर लूँ। तो मैं जब भी याद रखा करें, आपने जनरलाइजेशन करनी हो हमेशा आप सिम्प्लिफिकेशन से अवॉइड करते हैं। जिस तरह ये लिखा वैसे लिखना नहीं, हालांकि ये मल्टीप्लाई हो सकते थे लेकिन मैंने नहीं किए। आप जनरलाइज करते हैं, देखें पहले वाले में आपका आंसर आया सिर्फ 1/x, दूसरे वाले में आपका आंसर आया -1/x स्क्वायर, तीसरे वाले में आपका आंसर आया, अगर इसको मैं माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो अगर हम यूँ लिख दें कि -1 का स्क्वायर और 2 × 1 को लिख दें 2 फैक्टोरियल, और x की पावर को नीचे ले आएँ। और इसको भी उसी तरह लिखें अगर हम, तो 3 × 2 × 1, नेगेटिव 3 है, 3 नेगेटिव का मतलब है -1 का क्यूब हो गया, और 3 × 2 × 1 क्या बन गया 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया x पावर 4। आप ज़रा जनरलाइज करना शुरू करें, तो आप किसी एक को चूज़ कर लें। मैं इसको चूज़ करता हूँ y4 को, और इसको आपस में रिलेट करके देखते हैं। जब y4 होता है तो यहाँ पावर 4 होती है, और ऊपर एक एक पावर कम है, देख लें 3 लिखा हुआ। जब मुझे इसी पैटर्न में मुझे कोई कहता है कि मैंने y10 फाइंड करना है, तो मैं समझ गया कि अब -1 की पावर 1 कम करके 9 होगी, एक फैक्टोरियल कम होगा, और x की पावर कितनी होगी आपके पास 10। तो ये पैटर्न आपने 2-3 के बाद जनरलाइज कर देना। अब वो आपसे बेशक 100th डेरिवेटिव पूछ ले, आप इसी पैटर्न पे उसको लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर था आज का, इसको मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमने सीख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2.8, 9 और 10 का काम करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।